आज अगर महिलाएं खड़ी हो जाएं और कहें कि इतिहास में हमारे साथ जितना कुछ बुरा हुआ है हम उसका बदला लेंगे, आज अगर दलित, आदिवासी और पिछड़े खड़े हो जाएं और कहें कि इतिहास में हमारे साथ जो कुछ हुआ है हम उसका बदला लेंगे, आज अगर दक्षिण का कोई राज्य उत्तर के खिलाफ इसी आधार पर तैयार हो जाए, अगर ऐसी ही चीजें होने लगें तो इस देश में नहीं पूरी दुनिया में दिन रात बदला 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 चलेगा। इतिहास तो छोड़ दीजिए, भविष्य बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। लोकतंत्र बना ही इसलिए था कि मध्यकाल की ये जो मूल्य मान्यताएं थी इनको पीछे छोड़ा जाए, हर मनुष्य की अस्मिता का सम्मान किया जाए, हर मनुष्य को एक वोट दिया जाए ताकि वो अपना प्रतिनिधि चुन सके और हर मनुष्य के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए। नमस्कार, मॉलिटिक्स इंडिया में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में बात करते हैं वो जो पूरी राजनीति, खुदाई की राजनीति चल रही है। हमारे यहाँ दो राजनीतियां चल रही हैं, एक बुलडोजर की राजनीति और एक खुदाई की राजनीति। बुलडोजर की राजनीति मतलब नया भले मत कुछ बनाओ लेकिन जो बना है उसको तोड़ दो, और खुदाई की राजनीति मतलब इतिहास के नाम पर जो हमारी तमाम सारी ग्रैंड बिल्डिंग्स हैं उनकी खुदाई करो। आपने देखा कि अचानक सोशल मीडिया पे यह खबर फैला दी गई कि लाल किले के आसपास खुदाई शुरू होने वाली है, ये देखने के लिए कि वहां पर मंदिर था कि नहीं था। बाद में पता चला कि ऐसा कोई आदेश आया नहीं है। ये जो अंग्रेजी में कहते हैं जो फ्रेंजी क्रिएट की जाती है, जो पागलपन क्रिएट किया जाता है, जिसमें 24 घंटे आप ये सोचते रहते हैं कि लाल किला मंदिर था, ताजमहल मंदिर था, फला जगह मंदिर थी, और हालत ये होती है कि आपको अपने पड़ोसी का, जो कोई मुसलमान अगर आपके पड़ोस में रहता है तो उसका घर भी कुछ दिनों के बाद लगता है कि जरूर यहां भी मंदिर रहा होगा। ये पूरी पॉलिटिक्स जो है, इस पॉलिटिक्स के पीछे क्या है, इतिहास से इसका क्या लेना देना है, और इतिहास का मतलब क्या खुदाई करना होता है, इन सारी चीजों पर आइए थोड़ी सी बात कर लेते। पहली बात तो ये कि इतिहास में जो खुदाइयां हुई हैं उनके बारे में जरा सोचिए। हमारे आसपास जो सबसे बड़ी खुदाई हुई है वो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की खुदाई है। टीले थे, जिन टीलों की खुदाई हुई और पता चला कि एक ज़माने में वहाँ पर बहुत समृद्ध नगर हुआ करते थे। इसके अलावा कश्मीर में खुदाई हुई और ये पता चला कि कश्मीर में जो सबसे पहले जो मनुष्य कश्मीर में बसे वो कैसे रहा करते थे। इन सारी खुदाइयों ने इतिहास को समझने में मदद की। न इनके बाद कोई दंगे हुए, न इनके बाद कोई धार्मिक मामला भड़का, बल्कि इसके बाद इतिहास को देखने का एक तरीका हमारे पास डेवलप हुआ, और ऐसा पूरी दुनिया में हुआ। पुरातत्व जो खुदाइयाँ कराता है वो पूरी दुनिया में इस तरह की खुदाइयाँ हुई जिससे हमारे इतिहास के उस हिस्से के बारे में हमको पता चला जिसका लिखित रिकॉर्ड हमारे पास नहीं था। लेकिन ये खुदाइयाँ जो हैं ये पुरातत्व की खुदाइयाँ नहीं हैं, ये इतिहास की भी खुदाइयाँ नहीं हैं, ये पॉलिटिकल खुदाइयाँ हैं, राजनैतिक खुदाइयाँ हैं, जिनमें कुछ मिले ना मिले लेकिन खुदाइयों की खबर चलते रहने से दोनों धर्मों के बीच में नफरत फैलाने में आपको मदद जरूर मिल जाती है। थोड़ा और देखते हैं। एक उदाहरण से मैं बात शुरू करता हूं जिससे बहुत सारी चीजें अपने आप समझ में आ जाएंगी, और ये भी बात समझ में आ जाएगी कि ताजमहल जो है उसमें कितना इतिहास है, ताजमहल के पूरे मामले में और बाकी सब में। असल में ताजमहल का जो विवाद है, अभी तो खैर कोर्ट ने उसके ऊपर पूरी तरह से रोक लगा दी है, और कोर्ट ने जो कहा वो बड़ा मजेदार कहा कि इस तरह के सवाल उठाने से पहले जाइए, हिस्ट्री पढ़िए, हिस्ट्री में रिसर्च कीजिए और फिर आइए। यानी हमारी माननीय कोर्ट ये कहना चाह रही थी कि जो बात मैंने आपसे कही कि ये सारे जो तमाशे हैं उसके पीछे हिस्ट्री नहीं, पॉलिटिक्स है। लेकिन जो हिस्ट्री के दावे हैं वो इतनी जल्दी ख़त्म होने वाले नहीं हैं। आपको क्या लगता है कि कोर्ट में ये बात आ गई तो उसके बाद ताजमहल पे दावे नहीं होंगे या बाकी जगहों पे दावे नहीं होंगे? नहीं, ऐसा होगा ही नहीं। क्योंकि वो राजनीति का हिस्सा है तो बार बार होगा, और ये पहली बार भी नहीं हुआ है। तो इसके जो जनक हैं, इसके जो स्रोत हैं, इसके जो पिता हैं, उनके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। उनका नाम है पी.एन. ओक। पी.एन. ओक साहब दक्षिण पंथ के बड़े प्रिय इतिहासकार हैं, और इतनी किताबें उन्होंने लिखी हैं कि पूछिए मत। मतलब इतिहास पे मैं भी थोड़ा बहुत लिखता पढ़ता हूँ, लेकिन इतिहास की एक ढंग की किताब लिखने के लिए कई बार कई साल तक शोध करना पड़ता है। उन्होंने इतनी किताबें लिखी हैं, इतनी किताबें लिखी हैं कि ऐसा लगता है कि शायद 100-150 साल तो उन्होंने पढ़ाई की ही होगी। तो उनकी एक किताब है ताजमहल और तेजो महाले के विवाद को लेकर, एक नहीं कई किताबें हैं, और उसमें कई बार वो खुद भी कंफ्यूज होते हैं। एक बार कहते हैं कि ताजमहल जो है वो राजप्रसाद था, राजप्रसाद का मतलब होता है महल।
एक बार वो कहते हैं तेजो महाले नाम का मंदिर था, और इस तरह की तमाम बातें करते हैं। जो पहली बात थी वो तो सामने आ भी चुकी है। जयपुर के जो राजघराने हैं उनकी पुत्री ने कहा भी, राजघराने की जो एक महिला है जो बीजेपी की सांसद है, उन्होंने कहा भी कि ये ज़मीन हमारी थी। पी एन ओक साहब भी कहते हैं कि ये ज़मीन जो है वो जयपुर राजघराने की थी, लेकिन उसके साथ ये कहते हैं कि शाहजहां ने ये ज़मीन ली थी और इसके बदले में ज़मीन का एक टुकड़ा दिया था। चलिए बैक टू इतिहास। शाहजहां कौन था? मुगल बादशाह। जयपुर के महाराजा कौन थे? शाहजहां या मुगल बादशाह के तहत 10,000 के मनसबदार, 10,000 मनसबदारी उनके पास थी। यानी आप कह सकते हैं कि उनके कोर्ट के एक मेंबर थे। तो मध्यकाल में अपने कोर्ट के एक मेंबर से ज़मीन ले लेना और उसके बदले में ज़मीन देना, वो चाहते तो शायद बदले में ज़मीन नहीं भी देते, इसमें तो कोई अन्याय वाला मामला है नहीं। चलिए मान लिया अन्याय था, तो शाहजहां के ज़माने में उस अन्याय पे कुछ नहीं बोला गया क्योंकि शाहजहां की मनसबदारी थी। अंग्रेज़ों के ज़माने में कुछ नहीं बोला गया क्योंकि अंग्रेज़ों की मनसबदारी तो नहीं थी, लेकिन अंग्रेज़ों के तहत वो राज कर रहे थे, ब्रिटिश रेजिडेंट वहाँ रहता था। पिछले 75 सालों में नहीं बोला गया। अब जो ये बोला जा रहा है, क्यों बोला जा रहा है? आप समझ सकते हैं कि जिस मुगल प्रशासन के आप हिस्सा थे, जिस मुगल प्रशासन के साथ मिलकर आपने महाराणा प्रताप के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, उसको ज़मीन देने के बाद विरोध करने की आपकी हैसियत कहाँ थी? आपने तो खुशी खुशी ज़मीन दिया होगा। और ये आज भी होता है, सरकारें कब्जा करती हैं ज़मीन, सरकारें ज़मीन लेती हैं, वहाँ नई चीज़ें बनाती हैं, तो ये तो विवाद का कोई मामला है नहीं, नंबर 1। नंबर 2, ओक साहब की जो पूरी तथाकथित ऐतिहासिक एनालिसिस है, उस एनालिसिस की जाँच करने के लिए मैंने उनकी किताब पलटना शुरू किया, और अपनी किताब में उन्होंने उस ज़माने में जब ताजमहल बन रहा था, उस ज़माने में आए हुए 2 ट्रेवलर्स, यूरोपियन जो ट्रेवलर्स थे, उनकी बात की है, उनको कोट किया है। देखिए उस ज़माने में ट्रेवलिंग खूब होती थी। कोलंबस का नाम सब जानते हैं क्योंकि उसने अमेरिका ढूंढा था, लेकिन बहुत सारे ट्रेवलर्स और व्यापारी निकलते थे पूरब से पश्चिम आने के लिए, इस इलाके में आने के लिए, यहाँ से ख़रीदारी करने के लिए या यूं ही घुमक्कड़ी करने के लिए, और उन्होंने अपने घुमक्कड़ी में जो देखा है उसको दर्ज किया है। एक तो उन्होंने पीटर मुंडी को कोट किया है और दूसरा उन्होंने ट्रेवेनियर को कोट किया है, और कोट करने के साथ कुछ खेल करने की कोशिश की है, उसको हम समझते हैं। असल में ट्रेवेनियर ने ये लिखा है कि मैंने अपने सामने ताजमहल का बनना शुरू होते और उसको ख़त्म होते देखा है। अब ओक साहब सवाल उठाते हैं, पता नहीं कहाँ से ये सवाल उठाते हैं, और लिखते हैं कि एक रोचक तथ्य यह उभरता है कि यह कोई भी निश्चित रूप से नहीं जान सकता कि ट्रेवेनियर कब भारत आया और कितने समय के लिए आया, जबकि हमने महाराष्ट्रीय ज्ञान कोश का उद्धरण देते हुए बताया है कि ट्रेवेनियर 1641 से 1668 तक भारत में रहा। तब कीन उल्लेख करता है कि ट्रेवेनियर केवल 1651 से 1655 में कभी भारत में रहा होगा, और इस तरह की बातें करते हैं। मैंने ट्रेवेनियर की अपनी किताब खंगालनी शुरू की, और उस किताब में देखा मैंने कि साफ साफ नोट उसकी पहली यात्रा का भी लगा हुआ है और अंतिम यात्रा का भी लगा हुआ है। जो पहली यात्रा का नोट है उसमें वो कहते हैं कि वो 1640 के आसपास आए थे, और जो आखिरी यात्रा का नोट है उसमें वो जो सन बताते हैं वो ताजमहल के पूरे निर्माण होने के बाद का सन है। आप सोच के देखिए कि जिस किताब को वो कोट कर रहे हैं, उस किताब में ट्रेवेनियर का जो एडिटर है उसने साफ साफ ट्रेवेनियर की सारी यात्राओं के बारे में लिखा है, लेकिन ओक साहब इस चीज को नजरअंदाज करके पाठकों में भ्रम पैदा कर रहे हैं। और भी कई मजेदार बात है। ओक साहब दावा करते हैं कि मुमताज महल की मौत तो अहमदनगर में हुई थी, अहमदनगर से उनकी लाश लेके आई गई, उसके बाद ताजमहल बनना शुरू हुआ, 13-14 साल तक ताजमहल बनता रहा। तो सवाल पूछते हैं कि लाश कहाँ रखी गई थी। संयोग से जिस दूसरे यात्री को उन्होंने कोट किया है, जिसका नाम मैंने आपको पीटर मंडी बताया, उसने बहुत साफ साफ लिखा है, वो उस समय आगरे में ही था, कि मुमताज महल की जो लाश लाई गई थी अहमदनगर से, उसके लिए एक कब्र बनी, उस कब्र में उनकी लाश रखी गई, उसके चारों तरफ सोने की रेलिंग बनवाई गई, और फिर साथ में ताजमहल का निर्माण शुरू हुआ। और वो जो निर्माण हो गया उसके बाद वो लाश जो है वहां पर शिफ्ट कर दी गई। अब मतलब ये तो एक मूर्खतापूर्ण सवाल है ना कि मतलब बादशाह की बीवी थी, अगर ऐसे भी आप सोचो तो लाश ला के 13 साल तक वो खुले में सड़ने के लिए रख देता। जिस तरह से अहमदनगर में उनको दफनाया गया था, वहां से शिफ्ट किया गया
आगरे में, वैसे ही आगरे की एक कब्र से वहां पर शिफ्ट कर दिया गया। और भी कई सारे सवाल उठाते हैं। ट्रेवेनियर ने एक जगह लिखा है कि उसका जो सांचा बना वो सांचा ईंटे का बना और उसकी बहुत कीमत लगी क्योंकि आसपास मतलब लकड़ी जो है अनुपलब्ध थी। तो ओक साहब तुरंत इसको पकड़ते हैं और सवाल करते हैं कि मतलब महाराजा था, उसको लकड़ी नहीं मिली। ओक साहब ये भूल जाते हैं कि जिस तरह का वो भवन बन रहा था उसके लिए जिस तरह से देवदार या चीड़ के पेड़ की लकड़ी चाहिए थी, जो मजबूत लकड़ी चाहिए थी, वो आगरे के आसपास मिलना असंभव है। और कश्मीर से या कहीं से वो लकड़ी ढुला के लाने से अच्छा था कि ईंट का बना लिया जाता। ऐसे ही बहुत सारे सवाल वो उठाते हैं, औरंगजेब के एक पत्र का जिक्र करते हैं और तमाम सारी चीज़ों का जिक्र करते हैं। लेकिन जब आप ट्रेवेनियर को पढ़ते हैं या मुंडी को पढ़ते हैं तो दो बातें होती हैं। पहली बात तो ये कि ये दोनों यात्री उस समय आगरे में आए थे, ये बात बिल्कुल सिद्ध है। दूसरी बात, न तो ये मुगल दरबार के मेंबर थे, ना इनका कोई पूर्वाग्रह हो सकता था कि उसके बारे में कोई झूठ लिखे। तीसरी बात, उन्होंने साफ साफ तिथियों का वर्णन किया है और ये बताया है कि हमारे सामने ये बन रहा था या बन गया था। और आखिरी बात कि इनमें से किसी ने इस बात का जिक्र नहीं किया है कि वहां पहले कोई महल या मंदिर था। आप सोच के देखिए कि फ्रांस से एक यात्री आता है, यहां पर एक बिल्डिंग बनते हुए देखता है जिसके ऊपर टिप्पणी करता है। अगर वहां पर पहले से कोई बिल्डिंग होती, उसको तोड़ के बनाया गया होता, तो क्या वो ये बात नहीं लिखता? छोटी छोटी बातें जिस तरह से ओक में उसने लिखी हैं। ओक ने लिखा है कि ट्रेवेनियर ने बताया है कि उसके पास एक ताज बाजार था और इसका निष्कर्ष ये निकाला है कि यानी ताज बाजार वहां पर पहले से उपलब्ध था। और आश्चर्य यह है कि ओक ने मुंडी को कोट किया, इसका मतलब मुंडी को पढ़ा होगा, उसके बावजूद ये झूठ बोला है। मुंडी ने साफ साफ लिखा है कि जब ताजमहल बनना शुरू हुआ उसके पहले उसके आसपास ताज मार्केट बनवाया गया, जहां पर रहने के लिए जगहें बनाई गई ताकि बाहर से जो लोग आते हैं वो वहां रुक के ताजमहल को देख सकें। जाहिर तौर पर सैकड़ों हज़ारों लोग ताजमहल को बनाने में लगे थे, तो उनकी ज़रूरतें भी होंगी, सामान खरीदना होगा, बाकी सब होगा, उसके लिए वहाँ पर ताज बाज़ार बनवाया गया था। लेकिन पीएन ओक, जो इतिहासकार अपने आप को कहते हैं और जिनको संघी लोग इतिहासकार कहते हैं, वो जिस किताब को कोट करते हैं उस किताब से ही अपनी ज़रूरत की चीज़ निकाल लेते हैं और जहाँ उनको असुविधा होती है उसको छोड़ देते हैं। ये मैंने आपको सिर्फ इसलिए बताया। ये जो विष्णु स्तंभ और कुतुब मीनार का पूरा मामला है, ये भी ओक साहब का ही फैलाया हुआ है कि कुतुब मीनार जो थी वो पहले विष्णु स्तंभ हुआ करता था। थोड़ी सी एनालिसिस करेंगे तो हिस्ट्री के ऐसे ही तमाशे आपको वहां भी दिख जाएंगे। मेरा तो सीधा एक सवाल है कि दिल्ली में इतने सारे यात्री आए थे, ये जिनका मैंने नाम लिया ट्रेवेनियर और मुंडी, ये भी दिल्ली में आए थे, इनमें से किसी ने भी विष्णु स्तंभ का जिक्र क्यों नहीं किया? कहना मैं कुल मिला के ये चाह रहा हूं कि एक तो ये जो पूरा खुदाई और बुलडोजर कार्यक्रम है, ये केवल और केवल राजनैतिक मामला है, इसका इतिहास और बाकी सारी चीजों से कुछ नहीं लेना। दूसरी बात ये कि इतिहास में बहुत कुछ हुआ है। पूरी दुनिया का जब आप इतिहास पढ़ते हैं तो आपको मालूम होता है कि कितने ही धार्मिक स्थल, कितने ही राजप्रासाद, कितनी ही चीजें तोड़ी गईं और हर तरह के लोगों ने तोड़ा। आप लोगों ने अगर मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने आपको बाकायदा एग्जाम्पल दिया था कि किस तरह हिंदू राजाओं ने भी एक दूसरे के मंदिर तोड़े। कश्मीर का उदाहरण तो मैं बार बार देता ही रहता हूं कि हर्ष ने मंदिरों और बौद्ध धर्म के जो स्थान थे वहां पर लूटपाट की, उनको तोड़ा। इसके अलावा अगर आप बुद्धिस्ट टेक्स्ट को पढ़ना शुरू करेंगे, राहुल सांकृत्यायन को भी अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने सारे बुद्ध मंदिरों को तोड़कर मंदिर बनाया गया। ये मध्यकाल का मामला था, जब लोकतंत्र नहीं था, जब कानून नहीं था, जब तलवार ही कानून थी। जो जीतता था वो जो चाहता था वो करता था। राहुल सांकृत्यायन को पढ़ते हुए एक किस्सा मुझे मिला जहां एक एंग्लो इंडियन जो था वो वाजिद अली शाह की एक बेगम को उठा लाया था और कुछ नहीं किया जा सकता था। वाजिद अली शाह तो कलकत्ता में कैद थे, लखनऊ में उनकी सारी संपत्ति पर और उनकी ताकत पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था, तो विरोध कौन करता? ये कबीलाई व्यवहार, लूटपाट, तोड़ना, हत्या करना, बलात्कार करना, ये सब मध्यकाल का मामला था और उसमें जिसके पास ताकत थी उसने ये सब किया। लोकतंत्र की स्थापना क्यों हुई? हम आगे कैसे बढ़े? हमने क्या नए मूल्य अपनाए पूरी दुनिया ने? वो ये मूल्य थे कि धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होंगे। अगर इतिहास के ही बदलों की आप बात शुरू कर दीजिए, आज अगर महिलाएं खड़ी हो जाएं और कहें कि इतिहास में हमारे साथ जितना कुछ बुरा हुआ है हम उसका बदला लेंगे, आज अगर दलित, आदिवासी और पिछड़े खड़े हो जाएं और कहें कि इतिहास में हमारे साथ जो कुछ हुआ है हम उसका बदला लेंगे, आज अगर दक्षिण का कोई राज्य उत्तर के खिलाफ इसी आधार पर तैयार हो जाए,
अगर कोई ऐसा राज्य जिसको मान लीजिए कि जयपुर के किसी राजा ने या राजस्थान के किसी राजा ने जो राज्य कभी जीता हो, उसके लोग खड़े हो जाएं कि नहीं अब हमको बदला लेना है, अगर ऐसी ही चीजें होने लगें तो इस देश में नहीं पूरी दुनिया में दिन रात बदला 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 चलेगा। और इतिहास तो छोड़ दीजिए, भविष्य बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। लोकतंत्र बना ही इसलिए था कि मध्यकाल की ये जो मूल्य मान्यताएं थी इनको पीछे छोड़ा जाए, हर मनुष्य की अस्मिता का सम्मान किया जाए, हर मनुष्य को एक वोट दिया जाए ताकि वो अपना प्रतिनिधि चुन सके, और हर मनुष्य के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए। इतिहास की गलतियों को सुधारने का मतलब मस्जिद को मंदिर और मंदिर को मस्जिद और मंदिर को बौद्ध संस्था बनाना नहीं है। इतिहास से सीखना यह है कि मनुष्य ने क्या गलतियां की और उन गलतियों को वर्तमान में नहीं दोहराना है, उनसे सीख लेकर उन गलतियों को वर्तमान में नहीं दोहराना है ताकि भविष्य जो हमारे सामने आए वो शानदार हो सके। क्या होता है, एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए पिता हैं किसी घर के, शराबी हैं और शराब पी के उन्होंने अपना घर बर्बाद कर लिया है। उनके बेटे को क्या सीखना चाहिए उनसे? उनके बेटे को यह सीखना चाहिए कि शराबी ना बने, घर बर्बाद ना करे, ताकि अपने बच्चों का भविष्य वो बेहतर कर सके। इसका उल्टा अगर वो सीख ले कि बाप ने शराब पी के मुझे बर्बाद किया तो अब अपने बच्चों को मैं बर्बाद करूंगा शराब पी के, तो उस परिवार का क्या होगा ये आप भी समझ सकते हैं। तो जैसा हम कहते हैं इतिहास सीखने के लिए है, इतिहास बदला लेने के लिए नहीं है। तो कोशिश करें कि बदले की जो ये पूरी राजनीति है, बुलडोजर और खुदाई की जो ये पूरी राजनीति है, इस राजनीति से आगे निकलकर इतिहास से सीखें, वर्तमान में लागू करें, भविष्य को बेहतर बनाएं। और अगर आपको लगता है कि इस मुहिम में हमारा ये शो आपकी मदद करेगा तो इस वीडियो को जितनी दूर तक पहुंचा सकते हैं पहुंचाएं, खुद देखें, दोस्तों को दिखाएं, अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे इसको पोस्ट करें ताकि सच दूर तक पहुंच सके। शुक्रिया।